देंगे, जहां पर आज तय होगा एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य। राज्य सरकार कोर्ट में पेश करेगी जवाब। राज्य सरकार आज कोर्ट में जवाब पेश करने वाली है और देखिए एसआई भर्ती पर सरकार जवाब पेश करेगी। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है, लंबे समय से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा खुद इसके समर्थन में आवाज उठाते रहे हैं। कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई, अब तक सबसे ज्यादा गिरफ्तारी इसी भर्ती परीक्षा के रद्द होने के सिलसिले के दौरान हुई है। सबसे ज्यादा छापेमारी भी हुई और ऐसे में यहाँ पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आई कि देखिए हमने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, एसओजी की टीम ने एक्शन लिया है। लेकिन इन सबके बीच में युवा लगातार ये मांग करते रहे कि इतने बड़े स्तर पर अगर गिरफ्तारी हुई है तो पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। और अब यानी कुल मिलाकर आज का वो दिन खास हो जाएगा जब पत्ते सरकार खोलेगी और ये पता लगेगी कि आखिरकार सरकार का मंशा क्या है। चूंकि एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा लगातार ये मांग करते रहे अपनी ही सरकार से कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सरकार की राय यह है कि पेपर रद्द होना चाहिए। क्या रद्द हो जाएगी एसआई भर्ती परीक्षा 2021? हाईकोर्ट में गुरुवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिया बड़ा संकेत। एसओजी ने कह दिया परीक्षा रद्द करें, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने राय दे दी और कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। तो सरकार की, इसका मतलब सरकार की राय यह है कि पेपर रद्द होना चाहिए। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, ये गुरुवार को राज्य सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद साफ होगा। लेकिन उससे पहले मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ संकेत दिए हैं कि जो राय एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी ने दी है वही सरकार की राय होगी। आपको बता दें कि इस मामले में एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जब पूछा गया कि हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन 6 हफ्ते बीतने के बाद भी सरकार ने जवाब पेश नहीं किया। इस पर डॉक्टर किरोड़ी लाल ने कहा कि सरकार की बहुत व्यस्तता थी। बड़ी व्यस्तताएं थी सरकार की। राजस्थान था, प्रधानमंत्री जी 2 बार आए, उनकी उससे पहले चुनाव थे 7, तो व्यस्तता के कारण शायद ये नहीं हो पाया होगा। दरअसल इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 2 दिन के अंदर स्पष्ट जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सरकार को साफ शब्दों में कहा था कि अगर राज्य सरकार की तरफ से 2 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश को ही सरकार का जवाब मान लिया जाएगा। राजस्थान का मंतव्य जब न्यायालय में जवाब पेश होगा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में, तब आपको पता लग जाएगा। जहाँ तक कोई विषय जब न्यायालय में सब जुडिस होता है तो उसमें न्यायालय से बाहर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से एसआईटी की रिपोर्ट, एजी की विधिक राय और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा था। इसके साथ ही ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के मामले में भी नाराजगी जाहिर की थी। हाईकोर्ट ने सरकार से 18 नवंबर 2024 को दिए गए अपने फैसले की पालना का आदेश दिया था। प्रदेश में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की और कुछ कैबिनेट मंत्री ये चाहते हैं कि ये भर्ती निरस्त हो और कुछ चाहते हैं कि ये भर्ती निरस्त ना हो। शायद अब ये वर्चस्व की लड़ाई का पटाक्षेप होने का समय आ गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि जब राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करेगी तो एसआई भर्ती परीक्षा के समस्त तथ्य और सही जानकारी जनता को प्राप्त हो सकेगी, सरकार की मंशा की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। पेपर लीक मामले में अभी तक 45 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी एसओजी कर चुकी है। इनमें से 25 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। एसआई भर्ती पेपर लीक कांड, आरपीएससी ने कुल 859 पदों के लिए ली थी परीक्षा। भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को हुई थी। पेपर लीक हसनपुरा में शांति नगर के एक सेंटर से हुआ था। स्कूल के प्रिंसिपल, सेंटर के अधीक्षक की मुख्य भूमिका थी। भजनलाल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई। मार्च 2024 से लीक कांड में गिरफ्तारी शुरू हुई। धांधली के बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग उठी। बहरहाल
गुरुवार को कोर्ट में होने वाली सुनवाई में एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य तय हो जाएगा, लेकिन निगाहें राज्य सरकार के जवाब पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है। सीएम भजनलाल जा सकते हैं जोधपुर। सीएम भजनलाल का जोधपुर दौरा संभावित है। उद्योग मेले में सीएम शिरकत कर सकते हैं, तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का, जरा जान लीजिए। बड़ी खबर जोधपुर से है, चूंकि आज जोधपुर के दौरे पर रह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और उद्योग मेला चूंकि वहां पर आयोजित हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है। तो सीएम का संभावित कार्यक्रम यह है, जहां पर जोधपुर में उद्योग मेला लगाया गया है और इस उद्योग मेले में सीएम शिरकत कर सकते हैं, ऐसा संभावित माना जा रहा है। उद्योग मेले में तमाम तरीके के उद्योग लगाए गए हैं, जिसमें काफ़ी लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, और ऐसे में मेले में किस तरीके की तैयारी है, कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं और सरकार के लिए वो कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सीएम की ओर से, बीजेपी की ओर से राइजिंग राजस्थान समिट भी आयोजित किया जा रहा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, और ऐसे में आज का ये दौरा संभावित सीएम का है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताएं कि तबादलों पर बैन से पहले तबादलों के आवेदन पर बैन लग गया है। तबादलों पर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान। आज सुबह 10 बजे बाद नहीं लेंगे ट्रांसफर आवेदन। दिलावर के कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार आज 10 बजे तक ही मंत्री अपने आवास पर आवेदन लेंगे और उसके बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं लेंगे, जबकि तबादलों पर बैन लगेगा 10 जनवरी के बाद। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और आज की यूं कहें कि सबसे बड़ी खबर में से एक, तबादलों पर बैन से पहले तबादलों के आवेदन पर ही बैन लगने वाला है। तबादलों पर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि आज सुबह 10 बजे के बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। दिलावर के कार्यकाल द्वारा सूचना जारी की गई है, और सूचना के मुताबिक आपको हम बता रहे हैं कि 10 बजे तक ही मंत्री अपने आवास पर ट्रांसफर से जुड़े हुए आवेदन लेंगे, और उसके बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं लिए जाएंगे, जबकि तबादलों पर 10 जनवरी के बाद बैन लगेगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसके हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां पर अपनी तैयारी कर रहा है, तो वही विपक्ष भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में जुटा है। ये खास रिपोर्ट इस पर देखिए। 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र और बजट सत्र 2025-26 का आगाज 31 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा। सत्र के पहले दिन साल का पहला सत्र होने के कारण राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े राज्यपाल के तौर पर विधानसभा में अपना पहला अभिभाषण देंगे, जिसमें भजनलाल सरकार के पिछले 1 साल में किए गए कामों का ब्यौरा अभिभाषण के जरिए सदन के पटल पर रखेंगे। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होगी, जिसमें सदन में होने वाले आगामी दिनों में कामकाज तय होंगे। विधानसभा सत्र एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और सबसे पहला जो सत्र होगा उसमें बजट की भी चर्चा होगी। हमने भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान की सरकार है, पहले ही वर्ष में एक ऐसा बजट दिया जिससे विपक्ष तो धाराशायी हो गया। उनके पास बात करने के लिए कोई चर्चा नहीं रही, कोई विषय नहीं रहा। हमने पहले ही वर्ष में बड़े बड़े काम करे हैं। पानी की बरसों पुरानी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है, और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। इधर आने वाला सत्र के हंगामेदार ही रहने की संभावना है, जिसे लेकर कांग्रेस पहले से ही तैयारी में जुटी है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा प्रदेश में जिलों की संख्या कम करने और 3 संभागों को खत्म करने का। मामले में सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बनने की संभावना है। आने वाले सत्र के अंदर पिछले 1 साल में इस सरकार ने जो जन विरोधी निर्णय लिए हैं, चाहे वो जिलों को खत्म करने की बात हो, संभाग को खत्म करने की बात हो, चाहे पेपर लीक के मामले हों, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, आन मुद्दों को भूलकर जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आने वाले सत्र के अंदर इस सरकार को घेरने का काम हम करेंगे। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार का पिछला बजट सत्र
6 अगस्त को हुआ था और विधानसभा का सत्र 6 महीने के अंदर बुलाना जरूरी है। संभवतः ये सत्र 2 चरणों में हो सकता है। पहले चरण में राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरे चरण में राज्य सरकार बजट पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए कोटा से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल से कोचिंग छात्रा लापता हुई है। बिना बताए हॉस्टल से निकली है ये छात्रा। बिहार की ये छात्रा बताई जा रही है जो कि कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी, यानी कोचिंग कर रही थी। लापता छात्र का अभी तक पता नहीं लग पाया है। ये छात्रा बताया जा रहा है कि हॉस्टल से अचानक एकाएक गायब हो गई। जवाहरनगर थाना पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो कोचिंग नगरी कोटा से बड़ी खबर है, एक छात्रा के लापता होने की जानकारी मिल रही है। गर्ल्स हॉस्टल में कोचिंग छात्रा रहती थी और वहां पर रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। बिहार से ताल्लुक रखती है छात्रा, जिसकी तलाश अब सरगर्मी से पुलिस कर रही है। बिना बताए बताया जा रहा है कि हॉस्टल से छात्रा निकली थी, किसी को भी जानकारी नहीं थी। बिहार निवासी छात्रा कोटा में रहकर तैयारी कर रही थी, लेकिन इस दौरान गर्ल्स हॉस्टल से वो लापता बताई जा रही है। फिलहाल किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है और अभी तक पुलिस भी छात्रा का कोई सुराग नहीं लगा पाई है और मामले की जांच की जा रही है। कोटा से आए दिन इस तरीके की वारदातें सामने आती है, जहां पर कोचिंग छात्राओं के सुसाइड की या फिर लापता होने की जानकारियां सामने आती है। लेकिन अब ये पूरा मामला क्या है, कहां गई है छात्रा, इस बात का पता लगाया जा रहा है। और अगली खबर कोटा से ही है, जहां पर एक ही दिन में 2 कोचिंग छात्रों ने सुसाइड कर लिया। देखिए, पहला मामला आया है अंबेडकर नगर से, जहां पीजी में रहकर जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों ने फंदा लगाकर जान दे दी। जबकि दूसरा छात्र हरियाणा का रहने वाला था, जो यहां पर कोचिंग संस्थान में रहकर पढ़ाई कर रहा था। एक ही दिन में कोचिंग छात्र सुसाइड के 2 मामले सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि कई तरीके के स्टेप्स लिए गए थे ताकि इस तरीके के सुसाइड के केसेस पर रोक लगाई जाए, लेकिन अब एक ही दिन के अंदर 2 सुसाइड के केस के आने के बाद एक तरफ परिजनों का रो रो का बुरा हाल है, तो वहीं प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी छात्रों के सुसाइड के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार जो है ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में 2 वारदातों से कल कोटा नगरी दहल उठी। ये अभिषेक लोधाता है, ये 4-5 महीने से 5-6 महीने देखते हो गए। तो आपको आज कैसे पता चला? मेरे को बच्चों ने बोला आज खाना खाने नहीं उठा। जो मैंने बोला क्यों खाना खाने क्यों उठाया, गेट बजाया। इन बच्चों ने 5-6 जने थे, तो मैं आया जितने मैंने बोला मैं आ रहा हूँ रुक जाओ। जितने मैं पहुंचा देखा तो गेट बजाया। इनके मम्मी पापा को हाथों हाथ मैंने फोन ला दिया, गेट नहीं खोल रहा। तो मम्मी पापा कहाँ रहते थे? MP रहते हैं मम्मी पापा। अच्छा, फिर आपने गेट खोला? फिर हाँ नहीं, गेट नहीं खोला हमने। गेट तो मैंने वो बजाया जोर जोर के, फिर ये जो साहब आए जिनके सामने गेट खोला। और अब खबर आंध्र प्रदेश से आपको देते हैं, जहां पर तिरुपति मंदिर में मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। तिरुपति मंदिर के पास ये भगदड़ तब हुई जब बैकुंठ एकादशी के मौके पर ऑफलाइन टिकट के लिए श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे। इस हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हीं घायलों से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज मुलाकात करेंगे। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। तो देखिए, भगदड़ का माहौल जो है वो देखने को मिला था। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ बहुत अधिक थी और भीड़ अधिक होने से वहां पर जो टिकट काउंटर था उसमें टिकट लेने के दौरान ये भगदड़ मच गई। इसमें कई लोग घायल भी बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस की व्यवस्था वहां पर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में जो है वो काफी ज्यादा भगदड़ का माहौल देखने को मिला। ऑफलाइन टिकट के लिए लाइन में लगे हुए थे श्रद्धालु और इस दौरान यह हादसा हुआ। फिर 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं और आज अस्पताल जाएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जहां पर वो उनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। भगदड़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं माहौल किस तरीके का देखने को मिला, जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें 6 लोगों की अभी तक जान चली गई है। तबादलों से बैन हटने के साथ ही राजधानी जयपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में मेले सा माहौल हो गया है। सरकार के ज्यादातर मंत्रियों के आवासों पर कर्मचारियों की भीड़ जुटी हुई है और इस दौरान पूर्व मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी से लेकर जाने पहचानने वाले भी डिजायर लिए टिकट काट रहे हैं। और हालांकि कुछ मंत्री तबादलों की चक्करघन्नी से बचने का प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
ट्रांसफर की टेंशन खत्म, किसकी चलेगी सिफारिश, किसे मिलेगी मनचाही पोस्टिंग, मंत्रियों के आवास पर मेला। किसी को घर के पास ट्रांसफर कराना है, कोई एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर चाहता है, कोई अपने माता पिता की सेवा का बहाना लेकर पहुंचा है, तो कोई अपने पति पत्नी के पास रहना चाहता है। ट्रांसफर से बैन हटने के साथ ही इन दिनों राजधानी के सिविल लाइंस क्षेत्र में हजारों की संख्या में कर्मचारी जुट रहे हैं। राज्य सरकार लगभग सभी मंत्रियों के आवास पर सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो जाती है, जो मंत्री से मुलाकात और पूरा आश्वासन मिलने के बाद ही छंटती है। कुछ मंत्रियों ने तो अपने आवासों पर जनसुनवाई शुरू कर दी है, तो कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो तबादलों की चक्कर घिन्नी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकार में जो राजनीतिक द्वेषता के कारण जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए जो ट्रांसफ़र किए हैं, वो सबसे पहले प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री बजरंग लाल जी के है, ताकि वो लोग वापस अपने स्थान पे गंतव्य पे आ सके और वहाँ पर एक अच्छे तरीके से शासन को सहयोग करके और शासन में जनता की सेवा करके जल्दी से जल्दी नीचे तक सरकार का फायदा पहुँचा। हर तरह के लोग आते हैं, अपनी अपनी सबकी व्यथा और पीड़ा रहती है, और हम जितना कंसीडर कर सकते हैं उनको कंसीडर करने का प्रयास करते हैं। किस तरह से क्रॉस चेक करने का क्या माध्यम रखते हैं आपकी? ये कार्मिक जो तबादले के लिए आया है वो सच बोल रहा है या फिर ये कोई झूठ लेकर यहाँ पर पहुँचा है? थोड़ा सा मेरिट्स पे देख करके, और कैसे हम अपने काम को भी सफ़र नहीं हो, हमारे विभाग का काम भी सफ़र नहीं हो, और उसको कहीं राहत दे सकते हैं तो उसको पूरी राहत देने का प्रयास हम करते हैं। अलग अलग विभागों के अलग अलग तबादले, शिक्षा विभाग के तबादला भी हो नहीं रहे। जहाँ तक मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का है वो ऑनलाइन ले रहे हैं, देख रहे हैं, जगह खाली है। ऐसा नहीं हो कि तबादलों की वजह से पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाए। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए यथा योग्य है वो विधि अनुसार कार्रवाई करके तबादला कर रहे हैं, और अब कोशिश ये कर रहे हैं कि अधिकतम कर्मचारियों को संतुष्ट करें। 100% तो शायद नहीं हो सके, लेकिन अधिकतम कर्मचारियों को संतुष्ट करेंगे। तबादलों की डिजायर लेकर जिलों से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जयपुर पहुंच रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं को मंत्री से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और जिन कार्यकर्ताओं को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा वो उल्हाना भी दे रहे हैं। किसी कार्यकर्ता का भाई साहब परिवार में ट्रांसफ़र का काम है, उनको परेशान किया जा रहा है। उनके घर में भी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं और हेल्थ इश्यूज़ हैं मदर के, वाइफ के, तो उनके ट्रांसफ़र का काम था। कार्यकर्ता ही है हमारे। किससे मिलने आए थे आप? प्रेमचंद जी बैरवा। क्या हो गई मुलाकात? नहीं, मुलाकात हुई नहीं भाई साहब। वो बोल रहे हैं कि अभी किसी कार्यक्रम में थोड़े समय लगेगा मिलने के लिए। सभी विभागों की जो भी हमारे से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, चाहे हमारे विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हो, हमारे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उनकी जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है हम उनको संबंधित सभी मंत्रियों के पास लेके आते हैं। आधे ने गौतम जी भाई साहब के संबंधित काम था तो गौतम जी भाई साहब सभी कार्यकर्ताओं की सुनवाई करते हैं। सरल सहज व्यक्तित्व है। मेरे जो काम थे गौतम जी भाई साहब ने किए, और गौतम जी भाई साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी हमारे बूंदी जिले की समस्याएं थी उनको सबको इन्होंने सुना और उनका निस्तारण। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही ट्रांसफर के इस दौर में व्यस्त हो गए हैं। वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी तबादलों की लिस्ट लेकर मंत्री के सरकारी आवास पर नजर आ रहे हैं। जो जनता जनार्दन की पीड़ित है और कोई तकलीफ है, उन तकलीफों को हमारे माध्यम से विधायकों, पूर्व विधायकों या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या आम जनता, मैं कह रहा हूं आपको, आम जनता की सुनवाई हो रही है, और आम जनता मंत्रियों के पास में आकर के अपने दुख दर्द को, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, उन प्रताड़नाओं के कारण जनता आज सुशासन की तरफ देख रही है। माननीय भजनलाल जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विधायकों की प्राथमिकता ये है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से कोई बाहर गया है, बाहर है, दूर है, उन लोगों को पहले लाने की सभी विधायकों की मैंने अभी तक
कम से कम नहीं 80-90 विधायक से संपर्क भी हुआ और वो आए भी हैं। पहली प्राथमिकता उनकी कि साहब ये मामला है अपने विधानसभा का है और दूर है, ये है। इस बीच ऐसे लोग भी मंत्रियों के आवास पर पहुंच रहे हैं जिनकी कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच नहीं होने के कारण मंत्रियों के आवास पर प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलने से हताश भी हैं। कांग्रेस में भी हो या बीजेपी में हो, तबादले उन लोगों के होते हैं जो जिन लोगों की नेताओं तक डायरेक्ट पहुंच होती है। और वास्तव में हकीकत में गरीब लोग हैं, चाहे कर्मचारी किसी भी हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे सड़क एवं परिवहन विभाग में हो, उन लोगों की जो जिनकी गरीब SC ST लोगों की वास्तव में हम किसी एप्लीकेशन एक हमारे रिलेटिव भाई के ट्रांसफ़र को लेके रोडवेज में लेके आए थे, तो उसमें सारे लोग मतलब मंत्री वो कह रहे उसके पास में जब हम